नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपके जो भी कमेंट्स थे उस पर जो भी सुझाव, जो कानूनी सुझाव है, जो लीगल है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कृष्णा गुप्ता जी का। कृष्णा गुप्ता जी ने कहा है, मतदार यादी में झोपड़ा भी ऐड होता है। ये मुझे आपसे और आपके चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। धन्यवाद कृष्णा गुप्ता जी। देखिए, ये जो चीज़ें हैं किसी ने बताई नहीं, ये जो चीज़ें हैं किसी ने बताई नहीं। जबकि आप कभी भी ध्यान से आपकी जो भी एनेक्सर 2 की कॉपी है वो देखिए, जो परिशिष्ट 2 जो कंप्लेंट अथॉरिटी बनाती है उसकी कॉपी देखिए। उसके अंदर एक कॉलम है, उस कॉलम में लिखा हुआ है कि मतदार यादी से झोपड़ा क्रमांक। अब आपको उसको ध्यान दीजिए, सरकार ने एनेक्सर 2 में कॉलम डाला है, लेकिन कभी लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई कि भाई मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक है। अब झोपड़ा क्रमांक जो आया है वो कब आया है ये पता नहीं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ा है। और हमारे पास ये माध्यम नहीं था उस समय, नॉलेज भी नहीं था यूट्यूब का वगैरह, नहीं तो शायद ये हमारा चैनल अगर 2-3 साल पहले अगर स्टार्ट होता तो शायद बहुत सारे लोगों के घर बच जाते थे। ये वाकई में मैं भी सोचता हूँ कि शायद हमसे भी देरी हुई है, क्योंकि सरकार को इस बारे में बताना चाहिए था, जागरूकता लानी चाहिए थी। जब इस सारे सरकार ने इम्प्लीमेंट किया ईयर ऑफ 1997 में, तब इनको ये चीज़ बतानी चाहिए थी। तो दोस्तों, मतदार यादी के विषय में मैंने पहले भी बताया हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपको फाइट करना है और आपको एक आरटीआई डालना है। इसमें ये पूछना है कि मतदार यादी में जो झोपड़ा क्रमांक डाला है वो कौन से डेट पे डाला है, उसका तारीख दीजिए। और उसके बाद सरकार के आदेशानुसार कब कब रिवाइज हुआ है, उसमें फेरबदल हुआ है, उस विषय में जानकारी मांगिए। देखिए, सब सामने आ जाएगा कि आखिर ये मतदार यादी के नाम पे जो सक्षम प्राधिकारी के लोग हैं, लोगों का हैरेसमेंट क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, कृष्णा गुप्ता जी का दूसरा भी एक सवाल है जो उन्होंने कमेंट किया है। फुटपाथ पर हाथ गाड़ी एवं दुकान धंधे चल रहा है और हमारे यहाँ तो उस पर नगर पालिका पावती भी ले रही है। प्रत्येक ठेले वाले से और फुटपाथ नाम की चीज़ है ही नहीं। 5 लेन है जिसमें 2 लेन या कभी कभी सिंगल लेन ही मिलता है जाने और आने को। तो कृष्णा जी गुप्ता जी, ये आपने बात सही, एकदम सही कही है कि ये सिर्फ पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में यही हो रहा है। जहाँ भी सिटीज़ हैं वहाँ पे फुटपाथ कवर किया गया है, जबकि फुटपाथ राहगीरों के लिए होता है, चलने के लिए। अब प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है, जिसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर्स आए फुटपाथ पे से जो फेरी वाले हैं उनको हटा के उनको कायम किया जाए, आप फेरी वाला जोन बनाइए। लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर महाराष्ट्र सरकार फेरी वाला जोन बना के उनको वहाँ पे स्टेबलाइजमेंट करे तो लोगों को, राहगीरों को आने जाने में तकलीफ़ें कम होगी। अब यहाँ तो आप देखिए, जो भी फुटपाथ है तो फुटपाथ भी छोड़ दीजिए, अभी आप यहाँ के जो स्काई वॉक बने हैं, जो स्काई वॉक बताया गया था कि लोगों को चलने में आसानी देगी, आज स्काई वॉक पे भी फेरी वालों को कब्जा हो चुका है। कहीं कहीं आप स्काई वॉक पे जाइए तो भैया ये शयनयान बना है, दोपहर को शाम को वहाँ पे कितने लोग आराम से सो रहे हैं। ये क्या है? तो प्रशासन इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? आखिर क्या कारण है कि लोगों की तकलीफ़ों को सरकार सुन नहीं रही है? तो ये ज़रूरी है और इसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए। हम भी उसकी विषय में कंप्लेंट फाइल करें कि फुटपाथ पे कोई कब्जा नहीं कर सकता है, जबकि फुटपाथ पे कब्जा करने का पहला अवसर दिया सरकार ने।
जहाँ पे झुमका भाकर केंद्र हो गया, फिर महाराष्ट्र के दुग्ध सार, क्या भाई इनके लिए अलग से जगह बनी है? फुटपाथ पे जो लोग चलेंगे और बीच में आप वहाँ पे अड़चन पैदा कर देंगे तो उन्हें रोड पे आना पड़ेगा। अब रोड पे आने से के बाद क्या होता है, गाड़ी वाले से अगर टक्कर होती तो लोग गाड़ी वालों को दोष देते। तो भाई गाड़ी वाले अगर रोड पे गाड़ी नहीं चलेगी तो क्या पब्लिक चलेगी? तो उनके लिए भी रास्ता बनाना जरूरी है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और आपको हमको भी जागरूकता लाना है। इस विषय में कंप्लेंट फाइल कीजिए कि पूरा फुटपाथ क्लीन किया जाए, लोगों को चलने में असुविधा हो रही है। अब इनका नाम उन्होंने नहीं दिया, इनका रूप WD RUPPWD इनका मेल है। उन्होंने कहा SRA का नया सर्कुलर आया है 14/5/2024 को पति और पत्नी दोनों के नाम शेयर सर्टिफिकेट और सोसाइटी रिकॉर्ड पे कंपलसरी किया है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो सर मैंने पहले ही कहा कि 152 में पति और पत्नी नॉमिनीज होते हैं। इनका अगर नाम ट्रांसफर नहीं भी होता तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, उनके जो भी सुसाधन है अलॉटमेंट के लिए, भाड़े के लिए कोई नहीं रोकता। इवन वो सोसाइटी में इलेक्शंस भी लड़ सकते हैं क्योंकि दोनों साथ में पात्र होते हैं। अब ये सर्कल जो 14/5/2024 का निकला है, तो दोस्तों मैं अभी मुंबई में नहीं हूँ और इस सर्कुलर पे जो भी रहेगा मैं उसके विषय में भी बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ और भी देखिए, पहले महाराष्ट्र सरकार में एक अध्यादेश और जारी किया है। अभी पहले जो बच्चों के नाम के आगे पिता का नाम होता है, माँ का भी नाम आएगा। तो उसी तरह ये भी है और एक्चुअल में शेयर सर्टिफिकेट पे जो नॉमिनी होते हैं दोनों के नाम आने चाहिए, दोनों के नाम आने चाहिए। और इस विषय में उस सर्कुलर की कॉपी मेरे पास आते ही मैं इस सर्कुलर के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो धन्यवाद। फिर शैलेंद्र मिंदे जी हैं। शैलेंद्र मिंदे जी ने पूछा, कमेंट किया है, सर 5 साल का GR पास हुआ क्या? GR कहाँ मिलेगा? वकील के पास यह GR अभी तक आया नहीं है, ऐसे वकील बोलते हैं। शैलेंद्र मिंदे जी, शायद जो वकील आपको ये कह रहे हैं उनको नॉलेज की कमी है, उन्होंने इस चीज़ में नॉलेज लिया नहीं है। क्योंकि शायद आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, उन वकीलों को भी मालूम होना चाहिए कि अगर कोई कानून में बदलाव हो जाता है तो कानून के बदलाव का नोटिफिकेशन होता है, ना कि GR होता है। तो कानून के बदलाव का नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। इसमें 5 साल का जो 10 साल का था वो 5 साल का कर दिया गया है। आप मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, आप नेट पे जाइए गूगल पे और गूगल पे सेक्शन 3 का न्यू अमेंडेड नोटिफिकेशन निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा। 5 साल का जो भी प्रोविजन उसमें दिया गया है सेम वही है, सिर्फ 10 साल का जो उसमें लिखा हुआ है, जो 10 साल का कार्यकाल था अब ये 5 साल का होगा। तो ये वकीलों को भी नहीं पता है और यहां तक कि अधिकारी भी इस चीज के बारे में इग्नोर करते हैं। देखिए ये हकीकत बात हो चुका है, बहुत सारे अधिकारी हैं जो जानते हैं, तो आप सबसे पहले गूगल पे जाके इस चीज को सर्च कर लीजिए। और आपके पास वो कॉपी नहीं मिलती है तो सर आप मुझे व्हाट्सअप करिए आपके नाम से और उसमें कहिए कि मुझे इसका GR की कॉपी। आज ही मेरे सब्सक्राइबर ने एक कॉपी मुझे भेजा है, जबकि मेरे पास कॉपी थी, लेकिन मेरे फ़ोन अपडेट्स होते रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैं वीडियो जब बनाता हूं तो वीडियो के अंदर लोडिंग होती है तो मेमोरीज की कमी पड़ जाती है, तो मुझे कभी कभी फॉर्मेट मार के डिलीट करना पड़ता है, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम्स हुई है सर। लेकिन वो कॉपी मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा, आज ही भेजा है, तो मैं वो जो कॉपी है आप लोगों को शेयर करूँगा। मेरे पास जो कॉपी थी वो इंग्लिश में थी और ये जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन्होंने मराठी में भेजा हुआ है। उन नोटिफिकेशन की कॉपी वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए कि सर 5 साल का जो भी नोटिफिकेशन आया है या 5 साल का जो भी GR आया है, या वो आप मुझे दे, मैं आपको भेज दूंगा वो। ठीक है सर। अब उसके बाद गीता गुप्ता जी हैं, RTI की वीडियो भी लाइए, पर भ्रष्टाचार का वीडियो बहुत गंभीर विषय थी और आपने बहुत बखूबी समझाया भी है। तो धन्यवाद गीता जी। ये जो भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये पूरी मुंबई में आपको भी पता होगा।
अगर आपका उसमें एक्टिविज्म है तो आपको भी पता होगा कि आज महाराष्ट्र में लोग भाड़े के लिए परेशान हैं, आज भाड़े के लिए परेशान हैं, घरों के लिए परेशान हैं। जहाँ 21-21 साल से लोग वनवास काट रहे, जबकि प्रभु रामचंद्र जी का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया था, लेकिन महाराष्ट्र में एक झोपड़ी धारकों का वनवास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? अगर सच्चाई कड़वी है तो यही है सच्चाई। फिर गीता गुप्ता जी का दूसरा कमेंट्स ये है, क्या सिस्टम सिर्फ आदमी के लिए है? हम आम लोग अपने लोक प्रतिनिधि एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर बना के भेजते हैं और ये लोग अपना सिस्टम लोगों को डरा कर और उनके अधिकारों का हनन कर सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आम आदमी कहाँ जाए? हर आम आदमी का कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है ना। पिताजी यही तो हमारी कमजोरी है, ये जो आपने कहा यही हमारी कमजोरी है, क्योंकि हर वो अधिकारी, हर वो डेवलपर्स, हर वो नेता ही जानता है कि लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। अगर हमारे सोसाइटी में अगर यूनिटी रहेगी, अगर हमारी सोसाइटी में यूनिटी रहेगी तो कोई हमसे हमारे साथ गलत नहीं कर सकता है। लेकिन ये आपस की जो लड़ाई है, हमारी सोसाइटी में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 4 ग्रुप बन जाएंगे, 5 ग्रुप बन जाएंगे, लेकिन इकट्ठा नहीं रह सकते। इसी का फायदा इन्वेडर्स ने लिया था, जो मुगलों ने लिया था, इसी का फायदा अंग्रेजों ने लिया, और इसी का फायदा आज बिल्डर्स लॉबी और ये नेता ले रहे हैं। तो समझना चाहिए लोगों को कि यूनाइटेड हो जाइए। आपका जो भी प्रॉब्लम है उनका भी वही प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम हमारा सबका एक ही सा है, उसका समस्या एक ही है और उसका समाधान भी एक है, तो एक होकर लड़ने में क्या बुराई है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, ये नहीं समझते, इसी की वजह से लोग परेशान है। आप भी परेशान है, वो भी परेशान है, लेकिन फिर भी यूनिटी नहीं बनाते। तो अगर जिस दिन यूनिटी जहाँ बन जाए वहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट या अच्छे काम हो सकते हैं। अब नवेश गोलब जी हैं, सर प्लीज़ अपलोड प्रोसेस ऑफ प्लिन सीसी कैसे मिलता है और किन किन डिपार्टमेंट की एनओसीज रिक्वायरमेंट होती है? थैंक यू। तो सर सीसी के विषय में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए थे। जो प्लिन सीसी के बारे में मैंने बताया कि पहले जो सीसी थी प्लिन सीसी मिलती थी, लेकिन एसआरई की डेवलपर्स ने अभी क्या किया है कि उन्होंने कहा कि सर हमें प्लेन सीसी दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे प्रोसेस में टाइम ज़्यादा जाता है और हम डेवलपमेंट फास्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें इकट्ठा सीसी दिया जाए। इसके अंदर प्रॉब्लम्स ये है कि डिपार्टमेंट, आपके सभी डिपार्टमेंट्स की एनओसीज लगेगी। इवन आपका जैसे जो एरिया समुद्र के किनारे CRZD वगैरह में आता है, MCZDA के अंदर में आता है, तो उनकी भी एनओसीज लगेगी। फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट का वो भी एनओसीज लगी। MCZDA के लिए तो आपको पता है कि सेंट्रल से एनओसी लाना पड़ता है, जबकि आज के टाइम पे ये जो सरकार है, भाजपा सरकार, इन्होंने 2014 के बाद में CRZD का मीनिंग ही खत्म कर दिया है, जो कि ग्लोबल वार्निंग थी कि भाई इनके यहाँ पे ये चीज़ नहीं किया जाए, आने वाले समय में खतरा हो सकता है। लेकिन उसको भी ख़त्म करके आज हर जगह बिल्डिंगें निर्माण, तक्षशिलाएँ इमारतें, तक्षशिलाएँ भवन बड़ी हो रही की ऊंची लंबी इमारतें खड़ी हो रही, जिसकी वजह से शायद आने वाले समय में हो सकता है प्रॉब्लम हो। लेकिन अभी फिलहाल तो CRZ का जो भी एनओसीज है बहुत हद तक ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि अगर आप समुद्र की बाउंड्री के अंदर है तो आपको CRZ का प्रॉब्लम है। अदरवाइज इन्होंने क्या किया, समुद्र के बॉर्डर से रोड निकाल दिया जाता है, आपका CRZ 2 लग जाता है, तो आपका पैटर्न ही खत्म हो गया। तो इसके लिए अभी प्लेन सीसी में आपको एक तो ये हो गया, फिर आपको अगर रेलवे के बगल में है तो रेलवे की सीसी जरूरी है, ट्रैफिक की सीसी जरूरी है। अगर आपका एविएशन जोन में आता है तो एविएशन की जो सीसी जरूरी है, सॉरी एनओसी जरूरी है। और इसमें जो भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सब डिपार्टमेंट्स की एनओसी कंपलसरी है और उनके कुछ टाइम पीरियड रखा हुआ कि इतने दिनों में आपको एनओसीज लाके देना है, नहीं तो इसके लिए आप जवाबदार होंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो प्लेन सीसी की बात समझिए। प्लेन सीसी आपका IOA, इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल, मतलब जब डेवलपर्स IO मिलता है तो वो प्लान पुटअप करते हैं।
तो प्लान पुटअप करते हैं, तो प्लान जब उनका अप्रूव होता है तो सीसी मिलती है। तो वो पहला चरण आपका सीसी का वही है। फिर उसके बाद जीत जीत, इनका आईडी नंबर है जीत जीत 1034। हमारे यहाँ सर्वे हो गया है, तो अब एनेक्शल 2 कितने टाइम में करेंगे? सर देखिए, एनेक्शल 2 सर्वे हो गया आपके यहाँ पे। एनेक्शल 2 के लिए अभी आपके यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर की गिनती के हिसाब से इनको समय लगता है। अगर आपका छोटा प्रोजेक्ट है तो 2-3 महीने भी हो जाएंगे, 1000-2000 है तो साल भर, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि उसमें समय की बात आए। इसके अंदर दो लोगों का मेन इंटेंशन होता है, डेवलपर्स और सोसाइटी, जो चाहे जितने जल्दी एनेक्शल बना दे। क्योंकि सोसाइटी एनेक्शल नहीं बनाती, कंपनी अथॉरिटी बनाती, लेकिन इनका फॉलोअप रहता है। ये जितना जल्दी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उनके जितना जल्दी काम होगा, लेकिन फिर भी एनेक्शल बनाने में जो समय सीमा मैंने बताया वो लगनी ही लगनी है। तो पेपर का वेरिफिकेशन करना है, उसको एनेक्शल में एंट्री करना है, टाइपिंग करना है, उनकी पात्रता डिसाइड करना है, ये सब काम करना है। फिर आपको एनेक्शल बनाने के बाद आपको पहले तो ड्राफ्ट एनेक्शल बनेगा, ड्राफ्ट एनेक्शल के बाद वो चीज़ के बाद फाइनल एनेक्शल बनेगा। और ड्राफ्ट एनेक्शल में जितने लोग अपात्र हैं वो सोसाइटी को और उन लोगों को दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाए, उस पर हेयरिंग चलेगी, हेयरिंग के बाद फिर फाइनल एनेक्शल 2 बनेगा। तो ये प्रोसीजर है। फिर एक सब्सक्राइबर है VKDK 5917, इन्होंने लिखा है एनेक्शल 2 ऑनलाइन देख सकता हूँ क्या? सर एनेक्शल 2 ऑनलाइन अब कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एनेक्शल ऐसा लिखा है अभी तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ, डिजिटल नहीं हुआ है। और ये जो डेवलपर्स को कहा गया है कि आप अपने साइड पे एनेक्शल कॉपी, एलओआई कॉपी दे, तो कोई डेवलपर डालता नहीं, बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ को प्रोसेस किया हुआ, अदरवाइज कोई नहीं डालता है। इसलिए ऑनलाइन का मतलब नहीं है। आपको अगर एनेक्शन लेना है तो आप कंप्लेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन करिए, सर्टिफाइड कॉपी निकाल के रखिए। मैं तो कहता हूँ एक कॉपी नहीं, 2-2 कॉपी लोग निकाल के रखें, क्योंकि एनेक्शल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अलॉटमेंट के बाद भी काम आता है, सिर्फ काम नहीं आता, मैंडेटरी है वो। तो इसलिए एनेक्शल 2 की कॉपी आप निकाल के रखिए। फिर रमजान 897, तो रमजान जी ने लिखा है सर पापा मम्मी का नाम एनेक्शल में और पापा ऑफ हो गए, एक घर मिल चुका है, एक बाकी है, तो वो एनेक्शल कैसे ट्रांसफ़र होगा? मेरे नाम पर हमें एनओसी भी बना ली है, प्लीज़ बताएं सर क्या करें? बिल्डर ने अभी काम शुरू कर दिया है। तो रमजान जी, ये आप जो है कमेंट कर रहे हैं, जबकि मैंने 2 महीने 3 महीने पहले वीडियोस बनाया है इसके ऊपर, और मैंने लोगों को समझाया है लोगों को क्या करना चाहिए, लोग कैसे अपने घर बचाए। अभी आप सबसे पहली बात तो आपने आपके यहाँ पे गलती क्या हुई कि मम्मी और पापा के नाम पे रूम है, जबकि फैमिली के नाम पे एक रूम होता है। अब आप बता रहे हैं कि आपने एनओसी बना ली। सर एनओसी से नहीं होगा, अभी आपको वहां पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मम्मी के नाम पे दूसरा घर है या नहीं है। तो आप तो बोल रहे एक घर मिल चुका है, तो आपके लिए क्रिटिकल है। आप जैसी चीज को उसको देख रहे हैं ना, वो आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्योंकि जब भी एनेक्शर बनता है तो अब आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। ये शायद एनेक्शर आपका पहले बना होगा, इसके लिए नाम आ चुके, ठीक है। नाम आने के बाद भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कम से कम एक रूम तो बेटे के नाम पे करवा देना चाहिए था, एक रूम बेटे के नाम पे करना चाहिए था। अब आप एनओसी से काम नहीं चलेगा, आपको इसके लिए गिफ्टेड लगेगा, गिफ्टेड लगेगा। कि सक्सेशन तो आपको चलेगा नहीं, क्योंकि मम्मी अभी जिंदा है और पिताजी है नहीं, तो सक्सेशन का मतलब ही नहीं होता है। अब मम्मी का गिफ्टेड आपको लगेगा, लेकिन मम्मी क्या बताएगी कि मेरे नाम पे रूम है इसके लिए मैं दे रही हूँ, तो ये भी प्रॉब्लम्स हो जाएगी।
तो आप इस विषय में एक अच्छे एडवाइज़र सलाह लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। और वहाँ सिर्फ डिपार्टमेंट एक ही चीज़ कहता है, एक फैमिली के नाम पे एक रूम। तो आप इस चीज़ में सतर्कता अपनाइए, सतर्कता अपनाइए। आप अगर मम्मी का रूम भी अपने नाम करवाते तो भी मम्मी रिकॉर्ड में रहेगी, ये भी ध्यान रखिए कि उनको घर मिल चुका है। तो अभी उस रूम को आप कैसे वहाँ पे गिफ्टेड बनाते हैं, क्या करते हैं, वो आपका काम है। एक अच्छे एडवाइज़र से, लीगल से, कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए और उस चीज़ में आप अपना काम करा के लीजिए। लेकिन मैं मेरे हिसाब से तो इस चीज़ में एक ही चीज़ बताऊंगा कि आने वाले समय में तकलीफ आएगी। अगर ये आधार कार्ड से लिंक हुआ है तो तकलीफ आएगी। फिर वैभव मोरे 0618 इन्होंने लिखा है, सर एसआरए में स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना है अभी करंट मुंबई कांदिवली लोकेशन के लिए सर, और ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना रहेगा सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो वैभव जी, ये ट्रांसफ़र के विषय मैंने पहले बता दें कि जो पहले ट्रांसफ़र में बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आपने लिखा है रेसिडेंस फ्लैट के लिए, तो रेसिडेंट में आपका 50,000 का ट्रांसफ़र तो आपका डिपार्टमेंट का है, और आपको स्टैम्प ड्यूटी तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुंबई में 1% है। आपका मुंबई में नहीं, सॉरी, तो स्टैम्प ड्यूटी, तो स्टैम्प ड्यूटी में आपको शायद 12 या 15% ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी आ सकती है। शायद 12% आएगी, 15% नहीं लगेगी, 12% के करीब ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी आपकी, क्योंकि आपको सर्विस चार्जेस नहीं भरने पड़ेंगे क्योंकि आपका रिहेबिलिटेशन में है। तो 4% वो छोड़िए तो आपको 12% के करीब आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो भी नियर अबाउट समझो, मुंबई आपने दिया है कांदिवली लोकेशन, मुंबई कांदिवली लोकेशन में नियर अबाउट आपको दो सवा दो अढ़ाई के करीब तो आपको स्टैम्प ड्यूटी 100% है ही है। और फिर डिपार्टमेंट का 50,000 रुपये ट्रांसफ़र चार्जेस है। उसके बाद जो सोसाइटी के जो ट्रांसफ़र चार्जेस है वो सब आपको क्लियर करने पड़ेंगे, जो उनके रूल्स हैं। भी महेंद्र यादव जी ने लिखा है कि सर क्या हम सब मुंबई के अलग अलग सोसाइटी के लोग अपनी अपनी तरफ से एसआरए के खिलाफ हाई कोर्ट में करप्शन करने के केस नहीं फाइल कर सकते हैं, या आरटीआई का पावर उनके करप्शन के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते, प्लीज़ गाइड। महेंद्र यादव जी, इसके ऊपर आप कर सकते हैं लेकिन इसके लिए एक यूनिटी बननी पड़ेगी। जो मुंबई की जो सोसाइटी की लोग त्रस्त हैं, और इसमें चाहिए आपकी सोसाइटी, मेंबर्स नहीं। सोसाइटी अगर रहेगी तो ही काम हो सकता है, और सोसाइटी के खिलाफ करना है तो मेंबर्स चाहिए, लेकिन वो इंडिविजुअल करना पड़ेगा एक एक सोसाइटी का। और सबनी सोसाइटी मिल रही हो करप्शन के खिलाफ करे तो उसमें पीआईएल फाइल हो सकता है। और इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि प्रत्येक सोसाइटी में कहीं ना कोई तकलीफ ऐसा रेकेट में आई है, तो इसमें पीआईएल फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लोगों को, सोसाइटियों को जमा करना पड़ेगा। और आप तो जानते हैं कि हम एक इशारे में एक नहीं हो सकते, तो पूरी मुंबई में कैसे होंगे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। या तो आप प्रत्येक सोसाइटी का मैटर्स निकालिए, कहाँ गलत हुआ है वो चीज़ एविडेंस में लीजिए, साइटेशंस में लगाइए, आप अकेले भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा। अभी दोस्तों हमारे शायद सब्सक्राइबर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कमेंट किया है, नोबडी टीच मी। उन्होंने लिखा है, झोपड़ी बनाने के लिए महाराष्ट्र क्यों, दूसरे स्टेट में बनाओ। तो सर मैं आपको सिखाना नहीं चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो झोपड़ी का सिलसिला शुरू हुआ, स्टार्ट अगर हुआ है ना, तो अमेरिका से हुआ है। अमेरिका से ही झोपड़ी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। ये 17वीं शताब्दी में, तब उन्होंने इस्लाम डिक्लेरेशन दिया, ये किया कि ये इस्लाम नाम दिया गया, और उसके ऊपर इस्लाम एक्ट्स बने वहाँ पे,
और हमारे यहाँ तो 71 में बना, हमारे यहाँ तो 71 में बना। ये सिर्फ जानबूझ के हमारे यहाँ पे मुंबई को बदनाम करने के लिए, महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए झोपड़पट्टियों को शहर कहा गया, जबकि इससे बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियां तो विदेशों में हैं और इससे भी गंदी है। आपने एक चीज देखा नहीं, मैंने क्या बोला कि हमारे यहाँ झोपड़पट्टियों ने, झोपड़पट्टी वासियों ने उस जमीन को व्यवसायीकरण दिया, उन्होंने वहां पे उद्योग धंधों को स्थापना की, वो जो एरिया हाईटेक बना दिया। और सर झोपड़ी की बात करते हैं तो झोपड़ी में शायद आज का युग है जो ये महलों में, बिल्डिंगों में लोग रह रहे हैं। आप आज से करीब 70 साल 80 साल पीछे जाएंगे ना, तो मोस्टली जो मुंबई नहीं पूरी इंडिया के अंदर में 75% लोग झोपड़ी में रहते थे, ये भी आप समझिए। और महाराष्ट्र में झोपड़ी बना कौन रहा है, ये तो पहले पता करें आप, कौन बना रहा है। ये आपके ऑफिसर्स, इनकी सह पे झोपड़ियां बन रही है, इनकी सह पे झोपड़ियां बन रही है। मैंने इतने सारे डिटेल्स दे दिए कि 2012 2000 ऐसा रे आने 1997 में ऐसा रे आया है, और ये बालाड से लेके कांदीवलियों के बीच में 2012 में पूरी चाली की चाली खड़ी की गई है। किसने खड़ा किया और किसके सह पे खड़ा किया, क्या आप मुझे समझाएंगे? क्योंकि आप तो खुद ही बोलते हो नोबडी कैन टीच मी, तो मैं तो आपको सिखा नहीं सकता, आप मुझे सिखाइए। किसने बनाई झोपड़ी? क्या अधिकारी सो रहे थे? क्या महानगर पालिका सोई हुई थी? क्या ये महाराष्ट्र सरकार सोई हुई थी? कौन इसके अंदर है जो झोपड़ियों का निर्माण करता है? ये पहले समझने की बात है। आप जिसको झोपड़ी कह रहे हैं ना, वो गरीबों का ना महल होता है। क्या पूरे महाराष्ट्र में झोपड़ी है ही नहीं, खाली मुंबई में है? देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहां पे झोपड़ी नहीं है। देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहां झोपड़ी नहीं है। और आज अगर यहां पे झोपड़ियों की शुरुआत किसने की, मुझे बताइए ना। झोपड़ी की शुरुआत किसने की है? ये यहाँ पे 18वीं 19वीं सदी में नियर अबाउट 1920 या 1820 समथिंग, ये जो अंग्रेजी हुकूमत थी और यहाँ के जो अंग्रेज के जो बड़े बड़े कारोबारी थे, व्यापारी थे, ये बाहर से वर्कर्स को लाते थे, माइग्रेंट आते थे यहाँ पे काम करने के लिए। क्योंकि उस समय मुंबई छोड़ के कहीं काम का ठिकाना नहीं था, उद्योग धंधे सब मुंबई में थे, तभी बॉम्बे कहलाती थी। उस समय वहाँ पे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और वो जो व्यापारी थे, जो विदेशी व्यापारी, उन लोगों ने उनके लिए चालियों का निर्माण किया था। उस समय की झोपड़पट्टी वो थी जो आज पुरानी चाल आप देखते ना, जैसे बीडीडी चाल, ये बॉम्बे डेवलपमेंट उसके अंडर में बनी हुई है। तो उसको आप समझिए या मत समझिए, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, मैं भी यह चाहता हूं कि मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त हो। लेकिन क्या इस तरह जिससे मुंबई को रोको, मुंबई से बाहर भगाया जाए? आप मुझे बताइए। मैंने देखा बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ प्रॉपर्टियों के रेट नहीं बढ़ते, 10-10 साल वही रेट रहते हैं। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में रेट दर बदर बढ़ते जा रहा है, प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कारण क्या? क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के अंदर में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बाकी जगह इन्वेस्टर्स नहीं है। यहाँ पे चाहे एसआरए हो, चाहे कि इन्वेस्टर लोग वहाँ मारामारी कर रहे हैं, भैया जितने फ्लैट मुझे चाहिए, इतने झोपड़पट्टी, ये इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। जो झोपड़पट्टियों का घर है ना, वो इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। बहुत कम लोगों से होंगे। तो मुझे एक बात बताइए, मुंबई के अंदर एक आदमी क्या चर्चगेट में घर ले सकता है? क्या प्रभा देवी में घर ले सकता है? वो बड़ा व्यापारी ही ले सकता है। आपके पास पैसे हो सकते हैं, शायद आप झोपड़ी में नहीं रहते,
आप महलों में रहते होंगे कि आपको झोपड़ियों का दर्द नहीं पता है। हमने झोपड़ी बनाने की बात नहीं की, हमने कहा झोपड़ी में झोपड़ी धारकों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। हमारी लड़ाई वो है कि जिस दिन मुंबई से झोपड़ी गायब हुई उस दिन मुंबई कर तो मुंबई में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको रहने के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी, खुद अपना घर बेच के जाएंगे। सर इस चीज़ पे कभी ध्यान दिया है? जो झोपड़ी वासी 200 रुपये साल के मुंबई का फोटोबास का पैसे नहीं दे सकते, वो 1500 रुपये की मेंटेनेंस कहाँ से लाएंगे? ये कभी सोचा है आपने? तो ये इनके सामने रास्ता एक ही है कि बाद में बेच के कहीं और जाना। हमारा इरादा मुंबई को सांघाई बनाना है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, अब बनाइए। हम भी समर्थन है, क्योंकि हम भी मुंबई वासी, हम भी महाराष्ट्रियन है। लेकिन लोगों की तकलीफों को देखते हुए, लोग बेघर ना हो, क्योंकि एक व्यक्ति की बेघर होने से पूरा समाज बेघर होता है। ध्यान रखिए, उनका पूरा परिवार बेघर होता है। तो इस बारे में भी तो आप बताइए, इस बारे में भी तो बोलिए। सर मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि आपने खुद ही बोला डोंट टीच मी, तो मैं आपको सिखा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कम से कम जहां पे झोपड़पट्टी वासी एक दूसरे का दर्द शेयर कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बोलना चाहिए ना आपको। सर अगर मेरी बात आपको बुरी लगी तो सॉरी, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, तो हकीकत से रूबरू होना जरूरी है। तो दोस्तों आज जो भी है, आज के एपिसोड में आपके जो भी कमेंट्स थे, तो जो भी जितना भी हो सके मैंने सुझाव दिया है, उस चीज़ को आप समझिए। और इसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी लोग समझ नहीं पा रहे, उस चीज़ को समझिए। हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे एक ही घर मिलता है, ये आप ध्यान रखिए। सरकार की नीति है, सरकार की नीति के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। तो इसके लिए आपको सतर्क करना है। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपके 2 घर है, आप ट्रांसफ़र करिए, गिफ्ट डीड बनाइए, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी आज भी लोग सोए हुए हैं। तो भाई मेरा काम है जानकारी देना। मैं लोगों को ये नहीं कह सकता हूँ कि कानून तोड़ के कैसे काम किया जाता है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे आता भी नहीं है। मैं महाराष्ट्र का निवासी हूँ, और महाराष्ट्र के निवासी कानून पालने में एक नंबर होते हैं। वो कानून तोड़ते नहीं, कानून का पालन करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।